हेलो बच्चों, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ऑफ द साइंस पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी कि एक मिक्सचर जो होता है वो जिन जिन कंपोनेंट से मिला होता है तो उनको अलग अलग करने के तरीके पे हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो हमने क्या बताया था, हमने दो मेथड्स बताए थे कि ये जो मिक्सचर है उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है उनके फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। ठीक है। अब फिजिकल जो प्रोसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंपल मेथड्स होते हैं। यानी कि उनमें कह सकते हैं नॉर्मल जो मेथड्स होते हैं जैसे कि हैंड पिकलिंग, जो फिजिकल मेथड्स होते हैं यानी कि हाथ से चीजों को उठाकर डालना, सीविंग यानी कि छानना, और फिल्ट्रेशन भी क्या होता है, छानना होता है। ठीक है। तो अब हैंड पिकलिंग क्या होता है आपको पता होगा, आपने अपने घरों में अपनी मम्मी को देखा होगा कि जब भी वो कुछ चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, हाथ से चीजों को उठा उठा कर बाहर डालते हैं। ठीक है। यानी कि चीजों को हाथ की मदद से, हाथ से पकड़कर उठाकर अलग करना, वो क्या होता है, हैंड पिकिंग। फिर है सीविंग। सीविंग क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार, मान लो किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो वहां पर जो वो बजरी होती है, जो बालू रेती होती है, उसको कह सकते हैं छानने के लिए क्या किया जाता है, सीविंग का यूज किया जाता है। या फिर कह सकते हैं कि किसान जो होता है जब वो अपने खेत में फसल निकाल लेता है, अनाज निकाल लेता है, तो उस केस में क्या होता है, जो अनाज जो होता है, जो कह सकते हैं जमीन पे गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, रेत में मिल जाता है, तो उसको, अनाज को उस रेत से छानने के लिए भी क्या किया जाता है, इस तरह की छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। अब है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कह सकते हैं नॉर्मल जो हम चीज़ों को छानते हैं, जैसे कि जब हम चाय बनाते हैं तो उसको छलनी में छानते हैं। ठीक है? सेम वैसे, ताकि जो चाय पत्ती है, जो इलायची वगैरह है, वो साथ में ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है इनका, इनकी मदद लेते हैं। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इन सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब कुछ मिक्सचर्स ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं इन बेसिक मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। उनको कह सकते हैं उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ टेक्निक और मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारा यहाँ पर एवेपोरेशन है। ठीक है। यानी कि हेडिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी कि हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, यानी कि एक डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, यानी कि एक इंक से हम कैसे डाई को सेपरेट करेंगे, तो उसके बारे में हम इस मेथड में पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या है, ये हमारा क्या है, एक बीकर लिया है भैया हमने। ठीक है। बीकर में हमने क्या लिया है, पानी लिया है। अब यहाँ पर ये जो पानी है इसको क्या किया जा रहा है, नीचे से बर्नर की हेल्प से गर्म किया जा रहा है। ठीक है। और ऊपर ये क्या है, हमने एक वॉच ग्लास ली है जिसमें हमने क्या किया है, इंक को लिया है। अब इंक जो होती है वो एक सिंगल कलर से नहीं बनी होती, मिक्सचर ऑफ कलर होता है, एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं। अब इस इंक को हम डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट गरम करेंगे तो ये क्या हो सकता है, ये जो इंक है वो डिकम्पोज हो सकती है। अगर ये डिकम्पोज हो जाएगी तो हमें वो कंपोनेंट्स इसके नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए। तो इसके लिए इसको क्या किया जाता है, पहले एक बीकर को रखा जाता है और उसको गर्म किया जाता है। बीकर में जो पानी है उसको गर्म किया जाता है ताकि हीट जो है वो डायरेक्ट इंक को ना लगे। ठीक है। इनडायरेक्टली वे से इसको हीट किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे-जैसे हम इस जो बीकर है पानी का हमारा, इसको हीट करते जाएँगे तो यहाँ पर ये बॉटम से क्या होने लग जाएगा, पानी जो है वो गरम होने लग जाएगा, और जैसे ही पानी गरम होगा वो क्या होने लग जाएगा भई, धीरे-धीरे इसका जैसे-जैसे गरम करने से इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। पानी जो है वो लिक्विड से
एवापोरेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर्स में कन्वर्ट होके कहाँ आ जाएगा? इसका जो ये ऊपरी लेवल है, ऊपर वाली जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे वो यहाँ पे आएगा तो जो वॉच ग्लास जो है वो इन वेपर्स के कारण क्या होने लग जाएगी? गर्म होने लग जाएगी। और जैसे जब वॉच ग्लास गर्म होगी तो इसमें जो ये इंक है, ठीक है? तो यहाँ से इस इंक से क्या होगा? जो पानी इसमें मिला हुआ है इस इंक में, वो क्या हो जाएगा? वो भी एवापोरेट होने लग जाएगा और वेपर्स के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। और इस वॉच ग्लास में हमारे पास क्या रह जाएगी? सिर्फ और सिर्फ डाई रह जाएगी। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? एवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एवापोरेशन। यानी कि एवापोरेशन क्या होता है? पानी को हीट करके वहां से एवापोरेट कर देना, पानी को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो जो बाकी जो सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पे बचेगा वही हमारा क्या होगा? डाई होगा। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है एवापोरेशन। अब एवापोरेशन का यूज कह सकते हैं सिर्फ यहाँ पे नहीं किया जाता, और भी बहुत सारे जगह होती हैं जहाँ पर इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो साल्ट जो होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। तो उसको भी कह सकते हैं वहां से समुद्र के पानी में से साल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल, एवापोरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो उसमें भी क्या होता है? साल्ट के प्रोसेस में क्या होता है कि इस तरह से क्या किया जाते हैं? क्यारियां बनाई जाती हैं। ठीक है? और उन क्यारियों के बीच में क्या किया जाता है? पानी को, समुद्री पानी को भर दिया जाता है। ये क्यारियां इस तरह से क्लोज होती हैं, लंबी लंबी क्यारियां बनती हैं बीच पर या फिर और कहीं पर। तो क्या किया जाता है? और जैसे सनलाइट इस पानी पर पड़ती है तो यहाँ से पानी जो होता है वो एवपोरेट हो जाता है और यहाँ पर क्या बच जाता है? सिर्फ और सिर्फ साल्ट बच जाता है। ठीक है? और इस तरीके से जो समुद्री जो पानी होता है वहां से कह सकते हैं साल्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर यानी कि ये जो टेक्निक है हमारी एवापोरेशन, वो मेनली कौन से कंपोनेंट्स के लिए यूज की जाती है? वोलाटाइल कंपोनेंट्स को उनके नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट से सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब वोलाटाइल कंपोनेंट क्या होता है? वो कंपोनेंट जो कि क्या हो सकते हैं, क्या हो जाते हैं, जो जिनको इजीली थोड़ी बहुत हीट मिलती है तो उससे वो क्या हो जाते हैं? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है? सेम ऐसे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? जो हीट करने पर या फिर कह सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या हो, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो ये था हमारा एवापोरेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से हम क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे? तो देखो, मिल्क क्या हमारा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है? और हमें पता है मिल्क में सिर्फ एक चीजें नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है मिल्क में। कह सकते हैं फैट भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। तो इन सबको अलग-अलग करने के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं? तो आजकल देखो हमें पता है अलग-अलग तरह के मिल्क आते हैं, कोई टेट्रा पैक्स आते हैं, कोई कह सकते हैं पॉली पैक्स, यानी कि फुल फ्लेज क्रीम के साथ भी मिल्क आता है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं मिल्क के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे? तो उनको सेपरेट करने के लिए एक अलग मेथड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। और यहाँ से मिल्क से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज किया जाता है, जिसे हम, जैसे कि हमारे घरों में होता है ना आजकल ब्लेंडर जिसे हम बोलते हैं, तो उससे ब्लेंड करते हैं। तो उसका भी इस्तेमाल हम इस टेक्निक के लिए कर सकते हैं। ठीक है? अब ये टेक्निक किन के लिए यूज की जाती है? भाई उनके लिए यूज करते हैं जिन लिक्विड के सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो छलनी से नहीं छलते, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, वो फिल्टर पेपर या फिर कैसे छलनी के अंदर से भी चले जाते हैं। तो उनको सेपरेट करने के लिए जो है इस मेथड का, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? और दूसरा कह सकते हैं इसका जो प्रिंसिपल रहता है वो क्या रहता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो तो कहाँ आ जाते हैं? नीचे की तरफ तरफ चले जाते हैं बॉटम में, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? ऊपर की तरफ आ जाते हैं, उसकी जो टॉप लेयर होती है वहां पर आ जाते हैं। अब देखो आपने देखा होगा अपने घरों में अपनी जो मम्मी आंटियाँ वगैरह होती हैं, वो क्या होते हैं, भैंस का जो दूध होता है उसको रात को जमाते हैं वो, ठीक है? सुबह तक वो दही बन जाता है। फिर दही में क्या किया जाता है, उस बिलोनी को डालकर उसको कंटिन्यूअसली चलाया जाता है। वो क्या करती है, वो रैपिडली घूमती रहती है, ठीक है? जैसे कि आपने देखा होगा, मान लिया ये हमारा कोई बीकर है, इसके अंदर ये क्या है,
दूध है जिसको हमने जमाया था, जो कि दही में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरह की एक बिलोनी डाली जाती है, जिसके कह सकते हैं इस तरह से कुछ 3-4 पार्ट्स होते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमती रहती है। एक बार कह सकते हैं इसे ऐसे-ऐसे जब वो घूमती है, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो भी हमारा सब्सटेंस है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो वीक होता चला जाता है, क्योंकि वो उनको क्या कर देती है, तोड़ती रहती है, उनके बीच के फोर्स को ब्रेक कर देता है जब ये घूमता है, ठीक है? और जैसे ही फोर्स वीक होता है, तो धीरे-धीरे जो कंपोनेंट्स के बीच में उनका फोर्स को वीक होने से उनके बीच के जो बॉन्ड है वो टूटने लग जाते हैं और पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, एक-दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो तो कहाँ आ जाते हैं, इसकी ऊपर वाली सरफेस की तरफ आ जाते हैं, और जो डार्क डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो कहाँ चले जाते हैं, इसके बॉटम की में तरफ चले जाते हैं। यानी कि जैसे कि जो हमारी लस्सी जो होती है वो कहाँ रहती है, नीचे रहती है, और जो मक्खन होता है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, यानी कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या-क्या होते हैं। तो सबसे पहला यूज है, इट इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यानी कि ब्लड और यूरिन टेस्ट को टेस्ट करने के लिए लैबोरेटरी में डायग्नोस करने के लिए लैबोरेटरी जो होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अगला जो कह सकते हैं, जो डेयरीज होती हैं, ठीक है, और होम्स होते हैं, वहां पर क्या कर सकते हैं, बटर फ्रॉम क्रीम, यानी कि क्रीम से बटर को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट जो है, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, यानी कि देखो हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है उसके दो सेक्शन होते हैं, एक जिसमें कपड़े धुलते हैं और एक जिसमें कपड़े को सुखाया जाता है। तो उसका जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसे होता है, जैसे देखो ये हमारा क्या है, बाहर वाला सरफेस है, इसके अंदर क्या होता है, एक और ऐसे होता है, और उसमें क्या होते हैं, छोटे-छोटे इधर साइड में होल होते हैं, ठीक है? और इन्हीं होल से, जैसे हम कह सकते हैं, हम कपड़ों को वहाँ पे डालते हैं सुखाने के लिए, तो इन होल से जो पानी होता है उन कपड़ों का, वो क्या होता है, जैसे घूमता है, वो पानी इन होल्स के ज़रिए बाहर निकल जाता है, और कपड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, सूखते चले जाते हैं। तो यानी कि वॉशिंग मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है हमारा, हाउ कैन बी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स। देखो इमिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं भाई, वो लिक्विड्स जो कभी भी कह सकते हैं एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, यानी कि जिनकी हमेशा बाउंड्री क्या रहती है, सेपरेट रहती है, जैसे कि ऑयल और वाटर, यानी कि वाटर जो है वो कभी भी ऑयल में डिसॉल्व नहीं होता, ऑयल कभी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वो क्या होंगे, हमारे इमिजिबल लिक्विड्स होंगे, यानी कि जो एक दूसरे में घुलते नहीं, उन्हें क्या कहते हैं हम, इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। तो अब हम ऐसे दो इमिजिबल लिक्विड्स को कैसे अलग करेंगे, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में, इस मेरे मेथड में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है हमारा भाई, ये है हमारा सेपरेटिंग फनल, ठीक है? ये कौन सा वो जो है इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा सेपरेटिंग फनल है, ठीक है? तो इसमें क्या किया है, अब क्या किया है, एक हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने पानी और केरोसिन को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है? अब हम पानी और केरोसिन को क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऊपर से इस कोर को हटाकर, ढक्कन को हटाकर क्या किया जाता है, ऊपर से सॉल्यूशन को डाला जाता है, और जैसे वो सॉल्यूशन इसके अंदर हम यहाँ पर डालते हैं, तो नीचे क्या होता है, इसके एक स्टॉप कॉक फिट होता है, जो कि क्या रहता है, बंद रहता है स्टार्टिंग में। तो जैसे हम इसको अंदर उसको केरोसिन और वाटर के सॉल्यूशन को इसके अंदर डालेंगे, मिक्सचर को इसके अंदर डालेंगे, तो डालने से क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद हम इसको क्या कर देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। तो जैसे हम इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो तो कहाँ चले जाएंगे, इसके इधर बॉटम में डिप की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो कहाँ रहेंगे भाई, ऊपर की तरफ रहेंगे, ठीक है? तो ऐसे हमें पता है कि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो पानी की सरफेस पे पाया जाता है। तो यानी कि जो केरोसिन ऑयल जो है हमारा, वो तो कहाँ रहेगा, ऊपर वाले एरिया में रहेगा, और जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले एरिया में रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कह सकते हैं इन दोनों की बाउंड्रीज को डिस्टिंक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये जो है ये बाउंड्री है,
इसकी वाटर की और केरोसिन की। तो हम धीरे से नीचे से क्या करेंगे, स्टोव को ओपन कर देंगे और यहाँ किसी बीकर में हम क्या कर देंगे, इस लिक वाटर को कलेक्ट कर लेंगे। यानी कि जैसे हम इसको खोलेंगे तो यहाँ से वाटर जो है वो ड्रॉप वाइज क्या आने लग जाएगा, हमारे इस बीकर में आने लग जाएगा। और जैसे-जैसे हमें लगेगा कि हाँ, ये जो बाउंड्री है अब यहाँ पर क्लोज आ रही है, यानी कि अब केरोसिन यहाँ से निकलने वाला है, तो वैसे हम स्टोव को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम 2 इमिजिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। ठीक है? अब आगे क्या है? आगे है, अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या-क्या हैं। तो सबसे पहला जो यूज़ है यहाँ पर है मिक्सचर ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, यानी कि वाटर से ऑयल को सेपरेट करने के लिए इस एप्लीकेशन का, इसका जो है टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि आयरन को देखो, लोहे को क्या किया जाता है, भट्टी में गर्म किया जाता है और ऐसे जो क्या है वो लोहे को कलेक्ट किया जाता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो आयरन का एक्सट्रैक्शन है उसके ओर से जो मैग्नेटाइट होते हैं, सिडेराइट होते हैं, हेमेटाइट होते हैं, उनसे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके ओर्स होते हैं आयरन के। तो यहाँ पर जब इसको भट्टी में गर्म किया जाता है इस लोहे को, तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर स्लैग या क्या होता है, स्लैग हम कह सकते हैं एक तरह से इम्प्योरिटीज होती है। तो जो लाइटर स्लैग है, यानी कि जो हल्की जो इम्प्योरिटीज होती है वो तो कहाँ रहती है, ऊपर वाली सरफेस पे। और जो लोहा जो होता है वो हैवी डेंसिटी के कारण कहाँ चला जाता है भाई, नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ रहता है, भट्टी में बॉटम में रहता है। तो अब यहाँ पर सेम इसी तरीके से क्या किया जाता है, सेपरेटिंग फनल्स भट्टी में भी क्या होता है, उसी टेक्निक से क्या किया जाता है, स्लैग को वहां से रिमूव कर दिया जाता है और जो आयरन जो है वो हमें उसकी प्योर फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल भी सेम वही है, ऑन द डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, यानी कि लाइटर पार्टिकल ऊपर रहेंगे और हैवी पार्टिकल बॉटम की तरफ आ जाएंगे। अगला है हाउ कैन वी सेपरेट साल्ट एंड मिक्सचर। एक मिक्सचर यहाँ पर बनाया गया है कैम्फर और साल्ट का। कैम्फर क्या होता है भाई, कपूर होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब जैसे ही सर्दियां खत्म होने लग जाती हैं, हम तो क्या करते हैं, हम सर्दियों के कपड़ों को रख देते हैं कहीं अपने बेड में या फिर अलमीरा में कहीं पर भी। तो उसको रखने के लिए क्या करती हैं, हमारे जो घर में जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, कपूर की गोलियाँ का यूज़ करती हैं, है ना? जो कपूर की गोलियाँ जो व्हाइट-व्हाइट आती है ना, अब देखते हैं जैसे ही कह सकते हैं अगली सर्दी आती है तो हम देखते हैं तो सिर्फ़ कपड़े होते हैं वहाँ पर। वो जो गोलियाँ होती हैं वो गायब हो चुकी होती हैं। ठीक है? तो वो क्यों गायब हो जाती हैं? ऐसे कैसे गायब हो जाती हैं? तो वो क्या होती हैं, वो जो प्रॉपर्टी है, वो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि वो मेथड जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, गैस में, विदाउट लिक्विड स्टेट में आए। ऐसे ही ये जो कैम्फर है, कैम्फर भी क्या करता है, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी कि इस वाली टेक्निक का इस्तेमाल हम कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे, जिनमें से कम एक कंपोनेंट हमारा कैसा हो जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करता हो। ठीक है, तो उसके लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर क्या किया है, कैम्फर और साल्ट का मिक्सचर बनाया गया है, तो इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। देखिए, ये क्या हमारा, फिर से हमने क्या लिया, एक चाइना डिश लिया है। ठीक है, अब इस चाइना डिस्क में क्या करेंगे हम, ये हमारा मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, एक इसका है साल्ट और कैम्फर का मिक्सचर है। अब इसके ऊपर क्या लगाया गया है, ये कह सकते हैं, ये एक फनल लिया है हमने, इन्वर्ट इसको उल्टा करके रखा गया है। ठीक है, और इस फनल के टॉप पर क्या किया है, कॉटन प्लग लगा दिया है, यानी कि यहाँ से जो कुछ भी वेपर्स वगैरह हमें मिले वो बाहर ना निकल पाए, तो उसको रोकने के लिए इसको कॉटन प्लग से कवर कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे हम इसको नीचे बर्नर से गरम करेंगे, तो जैसे-जैसे हम इसको गरम करते जाएँगे, तो यहाँ पर जो सब्लिमेबल कंपोनेंट है, यानी कि जो कंपोनेंट डायरेक्ट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना है, वो क्या होने लग जाएगा भाई, हीट के जैसे ही कह सकते हैं, हीट देने से ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा चाइना डिश का, तो जो सब्लिमेबल कंपोनेंट है वो क्या होने लग जाएगा, धीरे-धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा और कहाँ जाने लग जाएगा, ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। और जैसे-जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा और वो इस कह सकते हैं इस फनल के जो सरफेस से जैसे ही वो टकराएगा तो वो क्या कर देंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज कर देंगे और फिर से क्या आ जाएँगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएँगे। और जहाँ-जहाँ वो इससे टकराएँगे, इससे टच होंगे, वहाँ-वहाँ पर वो क्या हो जाएँगे, इससे चिपक जाएँगे या फिर कह सकते हैं यहाँ पर जमा हो जाएँगे।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक सब्लिमेबल कंपोनेंट को एक नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अमोनियम क्लोराइड जो है वो भी क्या है, एक सब्लिमेबल कंपोनेंट है, यानी कि ये भी क्या होता है, डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो नेफ्थलीन होता है, एंथ्रासीन होता है, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो अगली अगली जो हमारी जो कह सकते हैं पॉइंट है वो क्या है, इज द डाई इन ब्लैक इंक इज ए सिंगल कलर, यानी कि जो एक इंक जो होती है, जैसे कह सकते हैं पेन की जो स्याही कह सकते हैं, वो चाहे ब्लैक हो ब्लू हो जो भी है, तो उसमें जो डाई होती है वो सिंगल कलर की होती है या नहीं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर इस टेक्निक्स में इसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, देखो यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी, ये जो क्रोमा वर्ड है भाई, ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर लिया गया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी, यानी कि कोई मिक्सचर है और वो उसमें जो कह सकते हैं जो डाई है, हमें पता है डाई जो होती है बहुत सारे कलर से मिलकर बनी हुई थी, तो उनके उन कलर्स को सेपरेटली कलेक्ट करना, अलग करना, उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, वो टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिसोल्व इन द सेम सॉल्वेंट, जो एक ही सॉल्वेंट में डिसोल्व हो रखे होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। देखो क्या करते हैं, हम एक पेपर लेते हैं, ठीक है, फ़िल्टर पेपर लेते हैं, या फिर अब यहाँ पर फ़िल्टर पेपर में क्या करते हैं, इसके बॉटम में थोड़ा, बॉटम से थोड़ा-सा ऊपर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं और उस पॉइंट पर क्या करते हैं, किसी भी पेन से कोई एक मार्क कर देते हैं, एक डॉट लगा देंगे, ठीक है? इंक जो ये क्या हो जाएगा, स्पॉट ऑफ द इंक हो जाएगा, ठीक है? या पेंसिल से भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साइड में क्या कर देंगे, पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर पेन से क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम एक ग्लास लेंगे, एक जार लेंगे जिसमें क्या कर रखा हमने, वाटर को ले रखा है, ठीक है? अब इस फ़िल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिप कर देंगे। लेकिन इस तरह से डिप करेंगे कि ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क किया है पेन की हेल्प से, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी कि वाटर में ये डिप नहीं होना चाहिए, वाटर से क्या होना चाहिए, इसका लेवल ऊपर होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या देखते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये जो पानी जो है वो क्या करेगा, ये कागज जो है वो पानी को क्या करने लग जाएगा भाई, एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, और पानी जो है वो धीरे-धीरे इस कागज में ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है, ये पानी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, वो किसके कारण होता है भाई? सरफेस टेंशन के कारण होता है, जिसे हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा? अब देखो, जब हमने इसको कह सकते हैं यहाँ पर पॉइंट आउट किया था इंक से, पेन की स्याही से, तो अब ये जो इंक है वो क्या हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है, तब हमने इसके अंदर डिप किया था, ठीक है? तो अब क्या होगा, जैसे-जैसे पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब ये पानी यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुँचेगा, तो क्या होगा कि ये जो इंक है वो फिर से क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी, गीली हो जाएगी, और जैसे ही गीली हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अपने कलर्स में टूटना, या कह सकते हैं सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इन कलर्स की सोल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जिसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, वो क्या हो जाएगा, ईज़िली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और पानी के साथ क्या करने लग जाएगा भाई, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है? क्योंकि हमें पता है वाटर कहाँ जाएगा फिर, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? और जिस कंपोनेंट की सोल्युबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, वो कहाँ रह जाएगा, नीचे की तरफ रह जाएगा, ठीक है? यानी कि वो इतना ऊपर नहीं जा पाएगा पानी के साथ, वो कहाँ रह जाएगा, वो यहीं कहीं रह जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं, फिर इस पेपर को हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद बाहर निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट के सराउंडिंग में हमें क्या मिलेंगे, अलग-अलग कलर मिलेंगे।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो इस लाइन से यहाँ से अगर हम पेपर को कट कर लें तो ये वाला कलर हमें अलग मिल जाएगा और ये वाला कलर हमें अलग मिल जाएगा। यानी कि एक डाई जो अलग-अलग कलर से मिलकर बनी हुई थी, अब वो कलर हमें क्या हो जाएँगे, अलग-अलग सेपरेटली हमें मिल जाएँगे। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि कहाँ-कहाँ पर जो है क्रोमैटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है टू सेपरेट, यानी कि अलग करने के लिए कलर्स इन अ डाई। एक डाई जो होती है वो बहुत सारे कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कलर से बनी होती है, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अगला है पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, यानी कि जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनके पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। पिगमेंट भी क्या होते हैं, एक तरह से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनका कलर जो ग्रीन होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है। अगला है ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, यानी कि ब्लड से ड्रग्स को अलग करने के लिए भी क्या है, क्रोमैटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि दो मिजिबल लिक्विड्स हैं उनके मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।